नमस्ते। अच्छा, हम सब ये तो जानते ही हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। पर क्या एक देश का बनना बस एक तारीख की बात होती है? असल में भारत का एक राष्ट्र के तौर पर बनना किसी एक दिन की घटना थी ही नहीं। ये तो एक बहुत ही कह सकते हैं जटिल, नाटकीय और अविश्वसनीय प्रक्रिया थी। तो आज हम उसी अनकही कहानी की परतें खोलेंगे कि कैसे सैकड़ों बिखरी हुई रियासतों और एक लंबे औपनिवेशिक अतीत की राख से एक अखंड, एक संप्रभु गणराज्य का जन्म हुआ। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? क्योंकि भाई हम सब तो यही जानते और मानते आए हैं। लेकिन देखिए, इतिहास की गहराइयों में ना जवाब अक्सर उतने सीधे सपाट नहीं होते। तो चलिए जरा इसी सवाल को कुरेदते हैं। क्या उस आधी रात को जो आज़ादी मिली वो पूरी आज़ादी थी, या कहानी में कोई और पेंच भी था? यकीन मानिए, ये सवाल हमें एक ऐसे दौर में ले जाएगा जो हमारे देश के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण था। देखिए, हकीकत ये है कि 1947 से 1950 के बीच के जो वो 3 साल थे ना, भारत एक तरह के बदलाव के दौर से गुजर रहा था। आप इसे एक ग्रे जोन समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां भारत न तो पूरी तरह से ब्रिटिश कॉलोनी था और न ही पूरी तरह से एक आज़ाद गणराज्य। ये वो वक्त था जब भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही थी, और उस वक्त लिया गया हर एक फैसला देश की तकदीर लिखने वाला था। तो ठीक है, चलिए अब इस कहानी के पहले हिस्से को जरा गहराई से समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली, वो असल में एक बहुत ही जटिल संवैधानिक व्यवस्था के साथ आई थी। इसे हम आधी रात का समझौता भी कह सकते हैं। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि उस समय भारत की कानूनी और राजनीतिक स्थिति असल में थी क्या, क्योंकि हमारी आज की पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती। तो हुआ ये कि 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत को मिला डोमिनियन स्टेटस। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि भारत अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों को चलाने के लिए पूरी तरह से आज़ाद था। सरकार भी हमारी अपनी थी। लेकिन एक लेकिन था। संवैधानिक तौर पर देश के जो सबसे बड़े प्रमुख थे, वो अभी भी ब्रिटिश सम्राट यानी किंग जॉर्ज 6 थे, और भारत में उनकी जगह पर एक गवर्नर जनरल काम करते थे। तो आप समझ सकते हैं, ये पूरी आज़ादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम तो था, पर आखिरी कदम नहीं था। इस टेबल को देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है। 1950 में सत्ता और संप्रभुता में एक जमीन आसमान का एक मौलिक बदलाव आया। सोचिए, जहां 1947 से 50 तक देश के मुखिया एक वंशानुगत राजा किंग जॉर्ज 6 थे, वहीं 1950 के बाद हमारे अपने चुने हुए राष्ट्रपति आए। और सबसे सबसे जरूरी बात, देश की संप्रभुता, मतलब जो असली और सबसे बड़ी ताकत है, उसका सोर्स वो ब्रिटिश क्राउन से हट के सीधा हम भारत के लोगों के हाथों में आ गया। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये तो पूरी की पूरी सोच का बदलाव था। तो एक तरफ तो ये संवैधानिक उलझन चली रही थी, लेकिन इसके साथ ही ना एक और बहुत बड़ी, शायद इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और वो चुनौती थी सैकड़ों देसी रियासतों को एक करने की। ये एक ऐसी विशाल पहेली थी जिसे अगर सुलझाया नहीं जाता तो एक अखंड भारत का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। 562, जी हाँ, 562 ये संख्या थी उन रियासतों की जिन्हें आज़ाद भारत का हिस्सा बनाना था। और ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे। अरे, हर रियासत का अपना राजा था, अपनी सदियों पुरानी परंपराएं थीं, अपनी फौज थी, और अपनी एक अलग पहचान और अपनी ख्वाहिशें थीं। हैदराबाद जैसी कुछ रियासतें तो यूरोप के कई देशों से भी बड़ी थीं। मतलब ये काम वाकई एक पहाड़ चढ़ने जैसा। अब देखिए, जैसे ही अंग्रेज गए, एक बड़ी अजीब कानूनी स्थिति पैदा हो गई, जिसे कहते हैं लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। आसान भाषा में इसका मतलब ये था कि वो सुपर पावर, वो सर्वोच्च सत्ता जिसने इन सारी रियासतों को ब्रिटिश क्राउन से बांध कर रखा था, वो खत्म हो गई। तो तकनीकी तौर पर ये सभी 562 रियासतें अब आज़ाद थीं। उनके पास 3 रास्ते थे: भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर अपना एक अलग ही स्वतंत्र देश बना लें। इसने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया था। और इस वजह से एक डर पैदा हुआ जो बिल्कुल असली था। डर था कि कहीं भारतीय उपमहाद्वीप का हाल भी बाल्कन प्रायद्वीप जैसा न हो जाए, जो छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले देशों में बिखर गया था। इसी खतरे को नाम दिया गया भारत का बाल्कनीकरण। जरा कल्पना करके देखिए, भारत का नक्शा सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है और हर टुकड़ा एक दूसरे से लड़ रहा है। ये एक भयानक सपना था, और इस दुस्वप्न को किसी भी कीमत पर रोकना था। तो अब सवाल ये था कि इस ऐतिहासिक चुनौती और इस बड़ी सी पहेली को सुलझाया कैसे जाए।
इसके लिए भारतीय एकता के वास्तुकारों ने एक असाधारण, एक बहुत ही रणनीतिक योजना तैयार की। ये कूटनीति, दूरदर्शिता और जहां जरूरत पड़ी वहां फौलादी इरादों की एक ऐसी पटकथा थी जिसने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। इस विशाल काम का जिम्मा उठाया दो असाधारण लोगों ने। पहले भारत के पहले गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम सब लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, और उनके साथ थे उनके सबसे भरोसेमंद साथी वीपी मेनन, जो एक बहुत ही काबिल और शानदार नौकरशाह थे। इन दोनों की जोड़ी ने ही इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। उनकी जो रणनीति थी उसके केंद्र में था विलय पत्र, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और ये कूटनीति का एक नायाब नमूना था। देखिए, इसमें राजाओं से सब कुछ नहीं मांगा गया, उनसे सिर्फ 3 सबसे जरूरी चीजें मांगी गई: डिफेंस यानी रक्षा, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेशी मामले, और कम्युनिकेशंस यानी संचार। ये वो 3 खंबे थे जिनके बिना कोई भी देश एक देश की तरह काम कर ही नहीं सकता, और बाकी सभी अंदरूनी मामलों में राजाओं को आजादी दी गई। अब ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ज्यादातर राजाओं के लिए मना करना बहुत मुश्किल था। ये जो बात वीपी मेनन ने कही, ये उस पूरे अप्रोच को दिखाती है। इसमें कूटनीति भी थी और साथ ही साथ हकीकत का आईना भी दिखाया जा रहा था। राजाओं को ये साफ साफ समझा दिया गया कि देखो, दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया में आपकी छोटी छोटी रियासतों का भविष्य एक बड़े और मजबूत भारत के साथ ही सुरक्षित है। अकेले रहकर आप बाहरी खतरों से नहीं निपट पाएंगे। लेकिन हाँ, हर रियासत इतनी आसानी से नहीं मानी। कुछ मामले तो बहुत ही ज्यादा पेचीदा थे, जैसे जूनागढ़। वहां के नवाब पाकिस्तान जाना चाहते थे, पर ज्यादातर जनता भारत के साथ थी, तो वहां जनमत संग्रह यानी वोटिंग करानी पड़ी। फिर था हैदराबाद, सबसे अमीर रियासतों में से एक। वहां के निजाम ने तो आजाद रहने का ही ऐलान कर दिया था, जिसके बाद ऑपरेशन पोलो नाम की सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। और कश्मीर का मामला तो हम जानते ही हैं, जहां महाराजा फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर पाकिस्तानी कबाइलियों के हमले ने उन्हें भारत में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस तरह से भारत की जो भौगोलिक पहेली थी वो तो लगभग सुलझ चुकी थी। देश का नक्शा एक दिखने लगा था, लेकिन अब भी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा लगाना बाकी था, और वो था इस देश की आत्मा को परिभाषित करना और इसे एक सच्चे, एक संप्रभु गणराज्य में बदलना। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये जो डोमिनियन स्टेटस था वो तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। पूरी तरह से संप्रभु होने के लिए जरूरी था कि भारत का अपना मुखिया हो और असली ताकत का सोर्स ब्रिटिश ताज न होकर भारत की अपनी जनता हो। ये गुलामी की उस आखिरी सांकेतिक जंजीर को तोड़ने जैसा था। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा, एक दार्शनिक बदलाव था। देखिए, प्रजा होने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई और राज कर रहा है, लेकिन नागरिक होने का मतलब है कि आप खुद उस देश के मालिक हैं, आपके अधिकार भी हैं और आपकी जिम्मेदारियां भी। ये प्रजा से नागरिक बनने का सफर था। एक गणराज्य बनाने का विजन सिर्फ राजा को हटाकर राष्ट्रपति को लाने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सोच से प्रेरित था। एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज को बनाने का सपना था जहां हर किसी को बराबरी का हक मिले। और इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को सबसे ऊपर जगह दी गई। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये नए भारत का एक वादा था। और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और इसी के साथ भारत ने दुनिया के सामने खुद को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया। वो 3 साल का जो बदलाव का दौर था वो खत्म हुआ और एक गणराज्य के रूप में भारत का जन्म हुआ। तो चलिए, आखिर में इस असाधारण राजनैतिक और सामाजिक कामयाबी के विशाल पैमाने को एक बार फिर से देखते हैं। ये कहानी है बिखराव की कगार पर खड़े एक देश के एक अटूट एकता हासिल करने की, एक ऐसी मिसाल जो आज भी दुनिया के लिए देखने लायक है। ये स्लाइड उस अविश्वसनीय सफर को बिल्कुल साफ दिखाती है। सोचिए, 1947 में एक तरफ था ब्रिटिश प्रांतों और 560 से ज्यादा रियासतों का एक छिथड़ा जिसके बिखर जाने का पूरा खतरा था, और दूसरी तरफ 1950 तक वही देश एक संघीय ढांचे के साथ एक मजबूत, एकीकृत गणराज्य बन चुका था, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है।
तो ये कहना बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं होगा कि ये पूरी प्रक्रिया अपनी तमाम चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। इसी ने एक ऐसे मजबूत और एकजुट भारत की नींव रखी जो अपनी अनगिनत विविधताओं पर गर्व करता है। तो आज की ये बातचीत हम इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। 1947 से 1950 के बीच जो ये एकता हासिल की गई, जहां इतनी सारी भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों को एक तिरंगे के नीचे लाया गया, इसकी विरासत आज के भारत की चुनौतियों और मौक़ों को कैसे आकार देती है, इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही ईजी और डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबाना